नमस्कार बच्चों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जो मोनेरा किंगडम है, जिससे आपको मालूम है कि हमने इसे दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करके अध्ययन किया है। एक आपका आता है आर्की बैक्टीरिया, जो हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आर्की बैक्टीरिया। और सेकंड जो ग्रुप आता है वो आता है यू बैक्टीरिया। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किसके बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनको एक नाम और बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है ना, तो ये आपको याद रखना है। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी इतिहास के बारे में देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। तो ये जो साइंटिस्ट थे, ये भी इन्होंने क्या किया, हॉलैंड के साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से अपने दांतों का जो कीट होता है उसका अध्ययन किया। दांतों के जो मेल होता है ना, उसका उनके द्वारा स्टडी की गई, और उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दिए गए, तो उससे उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल नाम दिया। एनिमल क्यूल इनको नाम दे के रखा। किसे, एंटन वॉन लियनक के द्वारा जो अपना दांतों का जो मेल है उसका स्टडी की गई, और उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु दिखाई दिए, सूक्ष्म जीवाणु तो नहीं बोलेंगे अभी हम इनको, सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो दिखाई दिए, वो वास्तव में क्या थे, बैक्टीरिया ही थे, लेकिन उस समय तक बैक्टीरिया की खोज नहीं हुई थी ना। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया कि ये क्या है, एनिमल क्यूल है। और इसका इन्होंने वर्गीकरण भी कर दिया। वर्गीकरण ये हम आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण करके रखा कि ये स्फेरिकल है, ये रॉड शेप्ड है, इसके बाद में ये स्पाइरल है। इस प्रकार से इनका दे के रखा हुआ है। तो चूंकि सबसे पहले जो स्टडी थी वो एंटोनी वन लिवेनहॉक के द्वारा की गई, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो बैक्टीरिया का अध्ययन है उसको क्या बोला था, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो एंटोन वॉन लिवेनहॉक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में आगे हम देखें तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एरेनबर्ग। उन्होंने नाम दिया है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एरेनबर्ग। एरेनबर्ग। तो एरेनबर्ग जो साइंटिस्ट है, इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ठीक करें। जो साइंटिस्ट है हेरेनबर्ग, जस्ट मिनट, साइंटिस्ट का नाम है हेरेनबर्ग। तो इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया हुआ है, बैक्टीरिया नाम दिया। जो सूक्ष्म जीव थे ना, जिनको एनिमल क्यूल दिया, बताया था किसके द्वारा, एंटोनी वॉन लियोनेक के द्वारा। उन्होंने क्या बताया कि वास्तव में इनका नाम क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नाम इनको दे के रखा। बैक्टीरिया का ग्रीक में मीनिंग जो होता है वो स्मॉल स्टिक होता है। ठीक है, तो स्मॉल स्टिक होता है, तो ये इनके द्वारा बताया गया था। ठीक है, और एक जो वर्मिस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी इसके बारे में जानकारी बताई। पादप वर्गीकरण के जनक इनको, पादप वर्गीकरण के जनक जो लिनियस है, इन्होंने वर्मिस वंश के अंदर इसको रखा गया था। और आगे हम बात करें तो जो एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम है लुई पास्चर। आपने नाम सुना होगा, लुईस पास्चर। लुई पास्चर जो थे, इन्होंने जो प्रारंभ में एक थ्योरी चलती थी जिसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको कहा जाता है, या ये थ्योरी ये बताती थी कि जो सूक्ष्म जीव है वो अपघटित पदार्थों के माध्यम से स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक थ्योरी थी जिसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये प्राचीन थ्योरी थी ना। तो इस थ्योरी में बताया जाता था कि जो ऑर्गेनिज्म है या जीव जो है वो पहले से उपस्थित पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होते हैं। तो इस थ्योरी को इन्होंने डिक्लाइन किया था और बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अपघटित पदार्थों से ये जीवों की उत्पत्ति हो जाए ना। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया और बताया कि जो
रोगों की रोगाणुओं द्वारा उत्पत्ति होती है ना। तो उन्होंने जर्म थ्योरी का मत प्रस्तुत किया था। तो जो जर्म थ्योरी है, जिनके लुई पास्चर के द्वारा जो थ्योरी दी की थी, वो कौन सी है? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दे के रखी थी इनके द्वारा। तो इसी आधार पर इनको, लुई पास्चर के वर्क के आधार पर इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको कहा जाता है ना। तो ये तो सामान्य सी जानकारी थी। इसी बात में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनको बोला जाता है कोच। तो कोच नाम के साइंटिस्ट थे, जिनका पूरा रॉबर्ट कोच है। तो इन्होंने भी जो ऑर्गेनिज्म थे, जीवाणु थे, इनको सबसे पहले कल्चर करने का काम किया था ना। तो सबसे पहले इन्हें कल्चर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? जीवाणुओं को कल्चर किया था, जीवाणुओं को संवर्धित किया था, या क्या किया था? कल्चर करके रखा हुआ था रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु को कल्चर किया गया था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जीवाणु द्वारा रोगों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ नियम दिए थे, जिसको कोस्ट पास्चुलेट कहा जाता है। और इसी आधार पर इनको 1905 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो इनके द्वारा दिया गया था क्या, आपको याद होना चाहिए, कोच पास्चुलेट जो है वो दिया गया था। कोच पास्चुलेट इनके द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने क्या बताया था? कोच पास्चुलेट के अंदर ये बताया था कि जीवाणु द्वारा रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, वो बताया था। तो 905 में 1905 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना। नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल मिला था 1905 में। तो रॉबर्ट कोच को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज जो हमने बात करी अभी तक हिस्ट्री के अंदर इसमें, तो सबसे पहले हमने बात करी है एंटन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। तो जो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने एनिमल क्यों नाम दिया था, जब अपनी खोज करी, उसमें स्वयं के माइक्रोस्कोप से बनाए माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया था, जो ऑर्गेनिज्म दिखे थे उन्हें एनिमल क्यूल्स बोला था, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एरनबर्ग जो आते हैं, उन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया था। तो यदि क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, तो आपका एरनबर्ग आ जाएगा। उसके बाद में लुई पास्चर जो है, उन्होंने जर्म थ्योरी प्रपोज की थी और स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसे डिक्लाइन किया था, उसे रिजेक्ट करा था ना। तो इसीलिए उनके जो कार्य के आधार पर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको कहा जाता है, और लुई पास्चर को। और उसके बाद में रॉबर्ट कोच आए थे, इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया को जो है कल्चर किया था, कल्चर माध्यम आर्टिफिशियली इनको कल्चर करके रखा था ना। और कोच पास्टुलेट दिया था, जिसमें किस प्रकार से रोगाणु या जीवाणु के माध्यम से सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, उसके संबंध में अपनी जानकारी या कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। और इसी कारण से इनको नोबेल पुरस्कार 1905 में मिला था। इनको बोला था फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसके विशेषताओं के बारे में देखें, बैक्टीरिया के बारे में। तो जो विशेषताएं आएगी वो सामान्यतः मोनेरा किंगडम के बारे में ही है। जो मोनेरा किंगडम की जो विशेषता हैं वो इसी की विशेषता आ जाती है। तो विशेषता या जो फीचर्स हैं या कैरेक्टर जो हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी होते हैं। साथ ही साथ ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सामान्यतः ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है। और कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं ये? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जहाँ प्रोकैरियोटिक शब्द आ जाता है तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं कि इनमें जो न्यूक्लियाइड पाया जाएगा, मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस मिलेगा यहाँ पर, और दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब इसके अंतर्गत अपसेंट होते हैं। दूसरा कैरेक्टर इसका जो आएगा सेल वॉल का,
तो सेल वॉल जैसे प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल जो होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। पर जो यू बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखें या हैबिटाट देखें अपन, तो हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपन बात करें इसका कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो सामान्यतः ये सभी स्थानों पर देखने को मिलेंगे ना, सभी प्रकार के वातावरण के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। हम एक शब्द लिखे सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह। एक टर्म इसके लिए आती है कॉस्मोपोलाइटन, मतलब सभी जगह देखने को मिलेंगे ना। तो ये एयर में भी देखने को मिल जाएंगे, वाटर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सॉइल में देखने को मिलेंगे, डीप सी में देखने को मिलेंगे, और हाइट पर, ऊंचाई पर भी देखने को मिल जाएंगे, हाइट पर भी देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। स्नो में देखने को मिल जाएंगे, जो ग्लेशियर वगैरह है उसमें देखने को मिल जाएंगे, डेजर्ट में देखने को मिल जाएंगे। और ठीक है, तो मतलब इसमें जहाँ टेम्परेचर कम हो उस क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ टेम्परेचर अधिक है वहाँ भी देखने को मिलेंगे, सामान्य वातावरण में भी देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में ये आपको बहुत ही ज़्यादा बोले अपन डीप सी, जहाँ पर कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ भी देखने को ये मिल जाते हैं। हाइट पर जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये विश्व में सभी जगह जितने भी हैबिटाट है सभी जगह ये देखने को मिल जाते हैं। चौथा हम इसका यदि न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में ये दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। मतलब स्वपोषी भी होते हैं, जिसको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड आता है आपका हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन इनके अंदर देखने को मिलेगा। ये विषमपोषी भी होते हैं और ये कैसे होते हैं? स्वपोषी। दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें इसका रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें मतलब जो सामान्यतः इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एंड एक और आता है कि प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। मतलब सामान्यतः ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन प्रिमिटिव टाइप का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपको फिजन के माध्यम से देखने को मिलेगा, और विशेष करके फिजन भी कौन सा? बाइनरी फिजन यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक आता है एंडोस्पोर के द्वारा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा उसके माध्यम से देखने को मिलेगा। और जो बडिंग होती है इसके माध्यम से भी आपको इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सामान्य से विशेषता है आपका यू बैक्टीरिया के बारे में। अब हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, यू बैक्टीरिया को इसके आकार के आधार पर ना अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा इसे वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। तो आपकी बुक में कुछ नाम देके रखे हुए हैं, तो उसी आधार पर हम लिखे कि आकृति के आधार पर, या हम बोले शेप के आधार पर, तो हम बोले आकृति के आधार पर वर्गीकरण, आकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको आकृति के आधार पर हम जो वर्गीकरण यदि इनका करें बैक्टीरिया का, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है गोलाकार। गोलाकार, या इनको बोला था स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। या इसका जो नाम दिया है कोकस बोला जाता है इनको। सिंगुलर में बोलेंगे कोकस और प्लूरल होगा कोकाई। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे होंगे? गोलाकार होंगे या स्फेरिकल शेप के होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। तो पहला वर्गीकरण में हम बोलें कोकस आता है। तो कोकस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इनके अरेंजमेंट के आधार पर। तो एक आता है माइक्रोकोकस। क्या आता है? माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस में क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और सिंगल सिंगल रहते हैं। कैसे? इस प्रकार से अलग अलग दूर दूर रहते हैं ना। तो ये होता है माइक्रोकोकस। दूसरा प्रकार का आपका आता है डिप्लोकोकस। क्या था? डिप्लोकोकस। तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे? पेयर में होंगे। ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। स्फेरिकल शेप है लेकिन मिलेंगे कैसे? ये
पेयर में देखने को मिलेंगे। तो इसका एग्जांपल डिप्लोकोकस निमोनिया इसका एग्जांपल है। तो डिप्लोकोकस जो होते हैं वो पेयर में देखने को मिलेंगे। एक आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होंगे वो गोलाकार या स्फेरिकल जो बैक्टीरिया है वो इस प्रकार से एक चेन बना लेंगे, चेन के रूप में होंगे। ठीक है, तो ये आता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये कैसे होते हैं आपके, हम जो माइक्रोकोकस है वो कैसे होते हैं, सिंगल। ये कैसे होंगे, पेयर, पेयर के रूप में होंगे। और ये कैसे होंगे, चेन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है इनका, इस प्रकार से इनकी आकृति होती है। और हम इसको बोले, एक और आता है टेट्राकोकाई, जिसमें चार चार के ग्रुप के अंदर ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो फोर्थ हम बोले इसमें टेट्राकोकाई। तो ये कैसे होंगे, चार चार के ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसा ये कैसे होंगे, चार के ग्रुप में, 1 2, अपन ये 3 बता दे, और इस प्रकार से 4। तो इस प्रकार से चार चार के ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, वो टेट्राकोकाई कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल है निजेरिया। तो एग्जांपल अपन लिख लेते हैं, इसका एग्जांपल निजेरिया। ठीक है, और हम उसके बाद में फिफ्थ जो आता है आपका, एक और स्ट्रक्चर आएगा जिसको बोला जाता है आपका सारसिनी। तो ये भी आपको याद रखना है, सारसिनी प्रकार का, सारसिनी। तो सारसिनी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके 8 के गुणज के अंदर व्यवस्थित होते हैं और क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, 8 के गुणज के अंदर होंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, मतलब 8 के गुणज के अंदर, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। ठीक है, तो 8 के गुणज के अंदर ये होंगे, जैसा 8 या किसे 8 टू 64 अरेंज होंगे। और कैसा बना लेंगे, क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे ना। क्यूबिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये होते सारसिनी। तो इसका एग्जांपल है सारसिनी लुटिया, सारसिनी आपका लुटिया। तो ये होता है आपका सारसिनी प्रकार का। एक जो आता है वो आता है स्टेफाइलोकोकस, ये स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस या कोकाई ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जीवाणु जो होंगे वो इरेगुलर शेप में अंगूर के गुच्छों के समान ना, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स के समान ये अरेंज होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपन बता दें, इस ये अरेंज होंगे, इनका कोई मतलब गुच्छों में अरेंज होंगे, जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, उस प्रकार से ये अरेंज होते हैं। तो इसका एग्जांपल आता है स्टेफाइलोकोकस एल्बस। इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस एल्बस। तो ये हमने जो कोकस है उसके बारे में बात करी कि कितने प्रकार का ये होता है ना कोकस। और इस कोकस की जो विशेषता ये होती है, आपको याद रखना है कोकस के बारे में, कि कोकस के जितने भी टाइप होंगे, चाहे वो माइक्रोकोकस हो, डिप्लोकोकस हो, स्टेफाइलोकोकस हो या स्टेप्टोकोकस हो, ये सभी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। कोकस स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होता है उसमें आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड जो आता है आपका, सेकंड टाइप आता है आकार के आधार पर, वो आता है बेसिलस, बेसिलस प्रकार का बैक्टीरिया। बेसिलस मतलब होता है छड़ या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं हम, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होगा वो आपका इसके अंतर्गत आता है, बेसिलस के अंतर्गत आता है ना। ये रॉड के या बेलनाकार रॉड के समान ये दिखाई देते हैं। सिंगुलर इसका बेसिलम कहलाएगा, और प्लूरल हम इसको हम सिंगुलर जो है वो आपका बेसिलम कहलाता है, और आपका जो प्लूरल होता है वो बेसिलाई कहलाता है ना। तो ये भी हम करें तो डिवीज़न इसका कैसा होगा,
एक आएगा माइक्रोबेसिलस, माइक्रोबेसिलस। तो माइक्रोबेसिलस में कैसे होंगे? सिंगल, जैसा माइक्रोकोकस था उसी प्रकार से कैसा आएगा? सिंगल आएगा। माइक्रोबेसिलस भी आपका सिंगल सिंगल दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा आता है डिप्लो, कैसा? दूसरा आ जाता है आपका डिप्लोबेसिलस आ जाता है। डिप्लो बेसिलस जो होगा वो कैसा आ जाएगा? दो के जोड़े के अंदर पेयर के रूप में ये डिप्लोबेसिलस, इस प्रकार से दो के पेयर के अंदर आपको देखने को डिप्लोबेसिलस देखने को मिलेगा ना। इस प्रकार से आपको ये डिप्लोबेसिलस दिखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है स्ट्रेप्टोबेसिलाई, थर्ड हम बताए स्ट्रेप्टो बेसिलाई जो है वो कैसे देखने को मिलेंगे आपको? चेन के रूप में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से चेन बना लेंगे जिस पर माइक्रो और स्ट्रेप्टो का हमने कोकस या कोकाई देखा था, उसी प्रकार से ये भी होंगे, चेन के रूप में होंगे। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है ना कि किस प्रकार से ये आपको दिखाई देता है। उसके बाद में एक टाइप और आता है इसका, जिसको बोलते हैं अपन विब्रियो। अगला हम थर्ड बताएं, थर्ड टाइप तो वो आता है कॉमा शेप्ड या विब्रियो, जिसको बोला जाता है ना विब्रियो, इसको बोलते हैं हम कॉमा शेप्ड। क्या बोलते हैं? कॉमा शेप्ड इसको बोला जाता है। कॉमा शेप्ड जो आपका अल्प विराम होता है हिंदी में, या इंग्लिश में हम जिसको कॉमा बोलते हैं, उस आकार का कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये हम डायग्राम के माध्यम से यदि इसको दिखाएं तो ये आपको इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। जस्ट मिनट, आपका ये हम इसको एक जो इंग्लिश या हिंदी में जो हमारा कामा जो आता है उस प्रकार से आपको कामा शेप्ड ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा ना। तो इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। तो विब्रियो हो गया। उसके बाद में फोर्थ हम बताएं, इसका एग्जाम विब्रियो कोलेरी है। विब्रियो कोलेरी जिससे कि हैजा रोग उत्पन्न होता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो विब्रियो कोलेरी जो होता है वो, ये विब्रियो कोलेरी जो है वो आपका विब्रियो कैटेगरी के अंतर्गत आता है। एक आता है आपका स्पाइरल और हेलिकल। अगला जो टाइप आता है आकार के आधार पर हम चर्चा करें अभी तक ना, स्पाइरल या हम इसको बोलते हैं हेलिकल टाइप का। कैसा? हेलिकल टाइप का जो बैक्टीरिया होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होगा ये कैसा होगा? ये कैसा आपका कॉइल के रूप में होगा या सर्पिलाकार आकृति का होता है ना। ये सर्पिलाकार आकृति का आपको देखने को मिलेगा। स्पाइरल जो होगा वो सर्पिलाकार आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। तो ये हेलिकल या स्पाइरल प्रकार की बैक्टीरिया होता है। स्पाइरिलम इसका एग्जाम्पल है। स्पाइरिलम इसको बोला जाता है। स्पाइरिलम स्पाइरिलम वॉलेंटेंस इसको तो ये आपका स्पाइरिलम प्रकार का स्पाइरल या हेलिकल प्रकार का बैक्टीरिया ये होता है। एक आता है आपका स्पाइरोकीट, सिक्स अपन बोले स्पाइरोकीट इसको बोला जाता है। स्पाइरोकीट्स तो ये भी कैसे होते हैं आपके कुंडलित या स्पाइरल ही होते हैं, लेकिन इसमें ये भी कैसे होते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? लचीली मेम्ब्रेन इसकी होती है ना। तो इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा करी आपको आकार के आधार पर बैक्टीरिया का डिवीज़न दिखाया है। और आगे हम चर्चा करते हैं इसके मोटिलिटी या गति के आधार पर हम भी इसे बता सकते हैं, या जो गति करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसके आधार पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे जो डिवीज़न है वो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया या गति के आधार पर, कसाबिका के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से अपन करें ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, डिवीज़न या डिवाइडेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला हम बोले
डिवीजन ऑफ, अपन क्लासिफिकेशन लिखते हैं यहाँ पर, एक शब्द अच्छा रहेगा ये, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के प्रेजेंस या एब्सेंट होने पर के आधार पर इसे हम वर्गीकृत करते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका ए ट्राइकस। क्या आता है? ए ट्राइकस। फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका ए ट्राइकस प्रकार का। तो ये से जो बैक्टीरिया होंगे जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, वो ए ट्राइकस प्रकार का बैक्टीरिया कहलाता है। तो फ्लैजिला कैसा होता है? फ्लैजिला एब्सेंट, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो स्पेरिकल बैक्टीरिया जितनी भी होते हैं वो ए ट्राइकस, या कोकस जितनी भी होते हैं ना, वो ए ट्राइकस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये जो हम बता दिया। यदि हम बेसिलस की बात करें तो बेसिलस का स्ट्रक्चर हमने रॉड शेप्ड बनाएंगे, और इसमें चूंकि अपन ने फ्लैजिला नहीं बनाया तो ये ए ट्राइकस कहलाता है। तो ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। चूँकि इनमें फ्लैजिला नहीं है तो कैसे होंगे? ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, मतलब गति ये नहीं करते हैं ना, मूवमेंट इनके अंदर नहीं होता है। उसके बाद सेकंड आता है आपका, वो आता है मोनोट्राइकस। सेकंड जो आता है वो क्या आता है? मोनोट्राइकस प्रकार का फ्लैजिला आता है ना। तो मोनोट्राइकस सेकंड टाइप आपका मोनोट्राइकस। ट्राइकस अपन किसका बोल रहे हैं? टफ फ्लैजिला के संबंध में अपन उपयोग यहाँ कर रहे हैं ना। तो मोनोट्राइकस जो आएंगे वो, उसमें मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। मोनो मीन्स होता है सिंगल। इनको पोलर भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट। हम क्या बोलेंगे? सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल। तो इसमें क्या होगा? सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल। एक एंड पर आपको सिंगल फ्लैजिलम देखने को मिलता है। तो अपन इस प्रकार से इसको बता सकते हैं, जैसा ये बेसिलस है और इसके यदि एक एंड पर हम ये बना दें तो ये कौन सा हो गया? आपको मोनोट्राइकस प्रकार का बैक्टीरिया हो गया ना। इसको सीडोमोनास जो होता है वो मोनोट्राइकस प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो ए ट्राइकस हो गया आपका, मोनोट्राइकस हो गया। ए ट्राइकस मतलब इसमें ए मीन्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। ए मीन्स क्या होगा? एब्सेंट होगा। और मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। ठीक है, तो सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो मोनोट्राइकस कहलाएगा ना। अब दूसरा आता है आपका, वो आता है इसको बोला जाता है एम्फीट्राइकस। तीसरा अपन क्या बोले? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। इस प्रकार के बैक्टीरिया में जो होंगे फ्लैजिला एट बॉथ फोल। हम क्या लिखे? जो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला एट बॉथ फोल, दोनों सिरों पर फ्लैजिला पाए जाते थे। इस प्रकार से अपन डायग्राम इसका ड्रा करें। एक बेसिलस बताया और हमने इस प्रकार से बताया ना। एम्फी मतलब क्या होता है? बॉथ होता है। एम्फी मतलब दोनों होता है। तो दोनों ओर यदि फ्लैजिला पाया जाता है तो हम बोलेंगे इसको एम्फीट्राइकस प्रकार का फ्लैजिला बोला जाता है। एक फोर्थ इसका टाइप आता है जिसको हम बोला जाता है इसको लोफोट्राइकस। क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। एक आता है आपका लोफोट्राइकस प्रकार का। तो जो लोफोट्राइकस प्रकार का जो बैक्टीरिया होगा तो इसमें टफ फ्लैजिला पाया जाएगा एट वन पोल। तो हम बोले टफ फ्लैजिला, इसमें बोलेंगे हम, जस्ट मिनट, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल। एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि अपन इसका डायग्राम बनाए ऐसा, और यहाँ पर हम क्या करें? बहुत सारे फ्लैजिला बना देना। तो इस प्रकार से तो ये जो बैक्टीरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? लोफोट्राइकस प्रकार का बैक्टीरिया कहलाता है ना। तो ये है स्पाइरुलम अंडुलम प्रकार का जो बैक्टीरिया होगा वो इसमें, इसका एग्जाम्पल होता है लोफोट्राइकस का।
आगे हम चर्चा करें तो 5th नंबर पे हम बता सकते हैं इसमें एक नाम जिसमें बोला जाता है एम्फिलोफोट्राइकस। 5th पे अपन बता रहे हैं कौन सा, एम्फिलोफोट्राइकस। एम्फिलोफोट्राइकस। तो आप इसमें बता सकते हो ना, एम्फी मतलब वाथ आ रहा है, तो दोनों तरफ आपको टफ्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं एम्फिलोफोट्राइकस को, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड। तो हम लिख सकते हैं इसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, दोनों सिरों पर, बोथ एंड या बोथ फोल अपन बोले ना, बोथ फोल दोनों सिरों पर। तो इस प्रकार से ये जो एक हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, और ये अपन ने क्या बना दिया, इसके जो फ्लैजिलम है, फ्लैजिला है, वो गुच्छों के रूप में अपन ने यहाँ बना दिए। तो ये क्या कहलाता है, एम्फिलोफोट्राइकस प्रकार का कहलाता है। एम्फिलोफोट्राइकस जिसमें कि दोनों सिरों पर आपको गुच्छों में दिखाई देगा। सीडोमोनास फ्लोरेसेंस इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद में एक और आता है 6 नंबर पे जिसको बोला जाता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस ये क्या था, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस नाम से पता चल रहा है कि फ्लैजिला ऑल ओवर द सेल ना। तो फ्लैजिला जो होगा, फ्लैजिला ऑल ओवर द सेल, क्योंकि सेल ही है ये, तो पूरी बॉडी के ऊपर आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये यदि बैक्टीरिया है तो इसकी पूरी बॉडी में आपको जो फ्लैजिला है वो निकले हुए दिखाई देंगे। इसको बोला था पेरीटाइकस प्रकार का बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पेरीटाइकस प्रकार का बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से हमने फ्लैजिला के आधार पर भी इसका डिवीज़न कर दिया है, और इसका उदाहरण आपका एस्चेरिया कोलाई है, साल्मोनेला टाइफी है, वो पेरीटाइकस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं ना। तो आज हमने जो चर्चा करी है आपके पास में, वो सामान्य सी जानकारी करी है यू बैक्टीरिया के बारे में। उसमें हमने जो लिया है, जस्ट मिनट, पहले हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे हैं इसके, और कैरेक्टर्स के बाद हम थोड़ा सा रिकैप कर लें इसको पूरे टॉपिक को। पहले हमने जो देखा है कि हिस्ट्री में हमने एंटन वन लीवेन का उनके बारे में बताया, फादर ऑफ बायो बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हमको मालूम है कि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज करी है। एरेनबर्ग के द्वारा नाम दिया गया था बैक्टीरिया, और लुई पास्चर जो है उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है लुई पास्चर को। उसके बाद में रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले इसे कल्चर किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में हमकी विशेषता देखी हमने, ये बैक्टीरिया की कैसी होती है, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोप, प्रोक्रियोटिक, मतलब यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, प्रोक्रियोटिक शब्द में हमने बता ही दिया है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियाइड होगा ना, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, सभी जगह पाए जाते हैं ये। उसके बाद में न्यूट्रिशन ऑटोटॉपिक, हेटरोटॉपिक प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल, मतलब मेनली तो कैसा होगा, एसेक्सुअल होगा, लेकिन प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा ना। वो ऐसा क्यों होता है, हम इसका जो रिप्रोडक्शन देखेंगे उस समय ये प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो विशेष करके बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है, एंडोस्पर्म और बडिंग के माध्यम से होता है। इसके बाद हमने आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। तो पहले हमने स्फेरिकल प्रकार के जो बैक्टीरिया है उन्हें कोकस कहा है, और उसको फिर अलग अलग डिवाइड किया, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और टेट्राकोकाई, सार्सिनी, फिर स्टेफाइलोकोकाइस, ये प्रकार से हमने विभाजित किया है उनके आकृति के आधार पर ना। उसके बाद में सेकंड हमने बेसिलाई प्रकार का बताया है, जो रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हमने बताया है। तो ये भी माइक्रो, डिप्लो और स्टेप्टो प्रकार का हमने बताया। थर्ड हमने बताया आपको विब्रो या कामा शेप्ड, जो कि विब्रो कोलरी में देखने को मिलता है, और ये कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, आपको ध्यान रखना ना। ये कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। स्पाइरल, इसमें भी फ्लैजिला आपको देखने को मिल जाएगा। कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरोकीट वगैरह जो है उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने जो बात करी है वो फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा। तो सबसे पहले हमने जो चर्चा करी वो आपको
ए ट्राइकस के बारे में बात करी। किसके बारे में? हमने ए ट्राइकस के बारे में बात करी, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि फ्लैजिला नहीं होता। जितने भी कोकस होंगे, मतलब आपके यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर, किस प्रकार की बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, तो आपका एग्जाम्पल आंसर क्या आ जाना चाहिए? यदि कोकस दे के रखा हुआ है तो आपका जो कोकस होगा उसमें जो फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ये नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं। मोनोट्राइकस जो होता है वो कैसा होता है? वो सिंगल फ्लैजिलम पाया जाता है वन एंड पर। एम्फीट्राइकस में सिंगल फ्लैजिलम बहुत एंड पाया जाता है। उसके बाद में लोफोट्राइकस में टफ्ट ऑफ द फ्लैजिला एट द वन पोल, एक पोल पर आपको एक टफ्ट दिखाई देगा, गुच्छा दिखाई देगा फ्लैजिला का वो दिखाई देगा आपको। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट देखा था एम्फीट्राइकस प्रकार का, तो इसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट द बोथ पोल, दोनों सिरों पर आपको गुच्छे दिखाई देते हैं, इनको एम्फीट्राइकस बोला जाता है। फिर आता है पेरीट्राइकस, तो बॉडी की पूरी सतह पर, सेल की पूरी सतह पर आपको इस प्रकार से फ्लैजिला जो है वो देखने को मिलते हैं। ये पेरीट्राइकस प्रकार के कहलाते हैं ना। तो इस प्रकार से आज अपना जो सामान्य सा परिचय था वो हमने चर्चा की है। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और स्ट्रक्चर के बाद फिर हम इसकी जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद में रिप्रोडक्शन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके।